हेलो एवरीवन, वेलकम टू द सेशन। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं ग्रेड 11 सीबीएसई की पॉलिटिकल साइंस की बुक पॉलिटिकल थ्योरी और उसका 6 चैप्टर सिटीजनशिप। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, सिटीजनशिप का मतलब होता है फुल और जब आपको इक्वल मेंबरशिप मिलती है एक पॉलिटिकल कम्युनिटी के अंदर। तो एग्जैक्टली सिटीजनशिप का आज की डेट में क्या मतलब है, आज हम वो डिस्कस करेंगे। डिबेट हो रही है, बहुत ज्यादा लोग चाहते हैं कि फुल और इक्वल मेंबरशिप को नए डायमेंशंस मिलने चाहिए, वो डिस्कस करेंगे। हम डिस्कस करेंगे रिलेशनशिप एक सिटीजन का एक नेशन के साथ क्या होता है, क्या क्राइटेरिया होते हैं डिफरेंट कंट्रीज के द्वारा जो अडॉप्ट किए जाते हैं सिटीजनशिप देने के लिए। जो थ्योरीज है डेमोक्रेटिक सिटीजनशिप की, वो ये क्लेम करती है कि जो सिटीजनशिप है वो यूनिवर्सल होनी चाहिए, मतलब बैरियर्स नहीं आने चाहिए। हर किसी को हर स्टेट में जाने की आजादी होनी चाहिए। लेकिन क्या इसका मतलब ये है कि हर किसी को हर स्टेट के अंदर मेंबर डिक्लेयर कर देना चाहिए? क्या इस तरीके से हम लोगों को उन स्टेटलेस लोगों को भी मेंबर बना लेना चाहिए जिनकी कंट्रीज ने उनको अपने देश से ही बाहर निकाल दिया है, उनकी आज की डेट में कोई नेशनैलिटी नहीं है? तो ये सारे क्वेश्चंस हम लोग डिस्कस करेंगे, जिसके बाद आप एक्सप्लेन कर सकते हो मीनिंग ऑफ सिटीजनशिप और आप डिस्कस कर सकते हो कुछ और एरियाज जिसमें सिटीजनशिप का बहुत ज्यादा बड़ा मतलब है और उसको आज की डेट में क्या क्या चैलेंजेस हैं। तो सबसे पहले है इंट्रोडक्शन, आपकी बुक में दी हुई है। सिटीजनशिप जो मैंने आपको बताया उसे डिफाइन किया जाता है एक फुल और इक्वल मेंबरशिप जब आपको दी जाती है एक पॉलिटिकल कम्युनिटी के अंदर। आज के कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड में जो स्टेट्स है, स्टेट्स का मतलब यहाँ पर जैसे राजस्थान गुजरात नहीं होता, स्टेट का मतलब होता है जो नेशन है वो लोगों को एक कलेक्टिव पॉलिटिकल आइडेंटिटी देता है अपने मेंबर्स को, और उस आइडेंटिटी के साथ साथ आपको मिलते हैं कुछ राइट्स। इसीलिए जैसे हम लोग अपने आप को बोलते हैं कि हम इंडियंस हैं, कुछ लोग बोलते हैं हम जापानीज हैं, कुछ बोलते हैं हम जर्मन हैं, तो उनकी स्टेट का मतलब उनके नेशन के हिसाब से जहां पर वो बिलोंग करते हैं वो अपनी नेशनैलिटी स्टैब्लिश कर लेते हैं। तो जो सिटीजन्स हैं वो एक्सपेक्ट करते हैं कि उनको कुछ राइट्स दिए जाए उनके नेशन, उनके कंट्री के द्वारा, जो कि हेल्प करे उनकी डेवलपमेंट में और प्रोटेक्ट करे जहां पे भी वो ट्रेवल करे। अभी जो इम्पोर्टेंस है कि फुल मेंबरशिप आपको मिलनी चाहिए एक नेशन की, एक स्टेट की, वो डेफिनेटली बहुत लोग जो है अप्रिशिएट करते हैं। खास तौर पे अगर हम उन लोगों के बारे में सोचें जिनको बुरी किस्मत के चलते जहां पर वो रहते थे वहां से निकाल दिया गया है, अब वो एज रेफ्यूजीज रह रहे हैं या इलीगल माइग्रेंट्स के तरीके से रह रहे हैं, क्योंकि उनकी जो स्टेट है वो उनको मेंबरशिप नहीं देना चाहती किन्हीं कारणों की वजह से। तो ऐसे जो लोग हैं, क्योंकि उनको मेंबरशिप नहीं मिल पा रही, इसीलिए उन लोगों को कुछ राइट्स नहीं मिल पा रहे जो जनरली मेंबरशिप के साथ दिए जाते हैं। तो उनकी जो लाइफ है इस टाइम पे वो खतरे में आई हुई है, वो कहीं पे भी बिलोंग नहीं करते, किसी स्टेट के साथ एसोसिएटेड नहीं है। तो उनके लिए फुल मेंबरशिप ऑफ अ स्टेट जो है वो बेसिकली एक चॉइस नहीं है, उनके लिए वो गोल है जो वो जीतना चाहते हैं स्ट्रगल के साथ। जैसे आज की डेट में पैलेस्टीन के जो रेफ्यूजीज हैं वो मिडिल ईस्ट में स्ट्रगल कर रहे हैं। तो ये जो एग्जैक्ट नेचर है ना राइट्स की जो ग्रांट किए जाते हैं सिटीजन्स को, वो वेरी करते हैं नेशन टू नेशन। पर ज्यादातर जो डेमोक्रेटिक कंट्रीज है आज की डेट में वो कहती हैं कि हम आपको जो राइट्स दे रहे हैं उनमें कुछ पॉलिटिकल राइट्स होते हैं। जैसे आपको राइट होगा राइट टू वोट, हर किसी को भेदभाव के बिना। आपके कुछ सिविल राइट्स होंगे एज सिविलियंस, एज नागरिक आपके पास कुछ राइट होंगे, जैसे फ्रीडम ऑफ स्पीच और बिलीफ। पर वो इतना राइट है कि आप किसी के इमोशनल सेंटिमेंट्स को हर्ट ना करो, रिलीजियस सेंटिमेंट्स को हर्ट ना करो। आपके कुछ सोशियो इकोनॉमिक राइट्स भी होंगे, जिसमें हम कह सकते हैं कि एक आपका राइट है मिनिमम वेज को लेके, आपका राइट है एजुकेशन को लेके। तो ये जो इक्वालिटी है ना राइट्स की, जो स्टेटस है राइट्स के बारे में जो हमें मिलता है, वो एक बेसिक राइट है सिटीजनशिप का। तो हम ये कह सकते हैं सिटीजनशिप से आपको मेंबरशिप मिलती है, इक्वालिटी ऑफ राइट्स और एक स्टेटस मिलता है।
इतनी बात क्लियर है। अब हम आगे डिस्कस करते हैं कि इसकी और क्या डायमेंशन है। देखिए, हर एक इंसान जो राइट्स को एंजॉय करता है वो ऐसे ही सिटीजन्स को मिलने गए थे। बेसिकली ये राइट्स जो उन्होंने जीते हैं ये एक लंबी स्ट्रगल के बाद जीते हैं। पहले जो स्ट्रगल थी वो लोगों के द्वारा की जा रही थी कि हम इंडिपेंडेंट रहना चाहते हैं, दे वांटेड टू एसर्ट देयर इंडिपेंडेंस, और उसके बाद वो राइट्स के लिए लड़ रहे थे अगेंस्ट दोस पावरफुल मोनार्कीज जो राजा उनको रूल कर रहे थे। काफी सारी जो यूरोपियन कंट्रीज है उन्होंने ऐसी स्ट्रगल एक्सपीरियंस की है। कुछ ने वॉयलेंट फॉर्म में एक्सपीरियंस किए जिससे वो अपने आप को लिबरेट कराना चाहते थे। जैसे आपने 9th ग्रेड में पढ़ा होगा फ्रेंच रेवोल्यूशन के बारे में, जहां पर लुइस द 16 जो है वो रूल कर रहे थे। ये रेवोल्यूशन हुआ 1789 में, जहां लोग अपने आप को आजाद करवाना चाहते थे फ्यूडल लॉर्ड से, अनजस्ट ट्रीटमेंट से। कुछ कॉलोनीज थी जैसे एशिया और अफ्रीका के अंदर, जो लोग वहां पे डिमांड कर रहे थे वो थी इक्वल सिटीजनशिप की डिमांड, जो शेप कर रही थी अपने आप को जब वो स्ट्रगल कर रहे थे इंडिपेंडेंस के लिए उन कॉलोनियल रूलर से। साउथ अफ्रीका में भी यही हुआ। देखो, जो ब्लैक अफ्रीकन पॉपुलेशन थी उनको एक लंबी स्ट्रगल करनी पड़ी वाइट माइनॉरिटी से अपने राइट्स लेने के लिए। उन्हीं के देश में, अपने ही देश में राइट्स लेने के लिए, इक्वल सिटीजनशिप लेने के लिए उनको बाहर से आए लोग जो माइनॉरिटी में थे उनसे स्ट्रगल करनी पड़ी। आपने नेल्सन मंडेला के बारे में सुना होगा। और ये जो स्ट्रगल है ये चलती रही टिल अर्ली 1990s, जिसके बाद वो अचीव कर पाए फुल मेंबरशिप, इक्वल राइट्स उनको मिल पाए। ये स्ट्रगल यहाँ खत्म नहीं हुई। आज की डेट में दुनिया के बहुत हिस्सों में ये स्ट्रगल चल रही है। आपने विमेन मूवमेंट्स के बारे में सुना होगा, दलित्स के बारे में सुना होगा, अपनी ही कंट्री में उनकी मूवमेंट्स के बारे में सुना होगा। तो बेसिकली वो लोगों को जागरूक करना चाहते हैं, पब्लिक ओपिनियन बनाना चाहते हैं, अपनी नीड्स की तरफ ध्यान दिलवाना चाहते हैं, और वो इन्फ्लुएंस करना चाहते हैं गवर्नमेंट की पॉलिसी को, जिससे उनको इक्वल राइट्स और अपॉर्चुनिटीज मिल पाए। चलिए आप खुद सोच के देखिए, 17th से लेकर 20th सेंचुरी के बीच में जो व्हाइट लोग हैं यूरोप के, उन्होंने बहुत सारे हिस्सों में जहां पर ब्लैक लोग रह रहे थे, खासतौर पे साउथ अफ्रीका में, अपना रूल एस्टैब्लिश कर लिया था। तो आप खुद सोच के देखिए, जो व्हाइट लोग हैं साउथ अफ्रीका में तो वो अपार्थीड की पॉलिसी जो है उसे इम्प्लीमेंट कर रहे थे, मतलब रेशियल डिस्क्रिमिनेशन, और ये चलता रहा टिल 1994। जो व्हाइट लोग हैं उनके पास राइट था, राइट टू वोट, टू कंटेस्ट इलेक्शन, सरकार बनाने का राइट था, प्रॉपर्टी परचेज करने का राइट था, दूसरे लोगों के देश में जाके कहीं पे भी घूमने का राइट था। लेकिन यहाँ पर अगर ब्लैक्स की बात की जाए, उनके खुद के देश में उनकी ऐसी कंडीशन थी कि उनके पास ऐसे कोई राइट्स नहीं थे। उनके लिए उन्हीं के देश में सेपरेट कॉलोनीज बनाई गई थी जहां पर वो अलग से रहते थे। ब्लैक्स के पास पासेस का होना बहुत जरूरी होता था। अगर उनको नेबरहुड में काम करने जाना होता था तो उनको अलाउड नहीं था कि वो अपनी फैमिली को व्हाइट एरिया में लेके जा सके। उनके लिए अलग स्कूल्स थे। तो आपको क्या लगता है, क्या ब्लैक्स को फुल और इक्वल मेंबरशिप नहीं चाहिए थी? क्या उनको दी गई थी? क्या डिस्क्रिप्शन है, क्या रिलेशन है कि कौन रूल कर सकता है, कौन माइनॉरिटी में रह सकता है? तो जो सिटीजनशिप है वो सिर्फ और सिर्फ लोगों का जो रिश्ता है स्टेट के साथ, या स्टेट का रिलेशनशिप जो है मेंबर्स के साथ, उसमें डील नहीं करती। ये भी बताती है कि एक सिटीजन का दूसरे सिटीजन के साथ क्या रिश्ता है, और जो सिटीजन्स हैं उनका एक दूसरे के प्रति या सोसाइटी के प्रति क्या ऑब्लिगेशन है, क्या ड्यूटीज हैं। क्योंकि अक्सर ऐसा होता है कि हम राइट्स की बात कर लेते हैं लेकिन ड्यूटीज के बारे में बात करना प्रेफर नहीं करते। तो इसमें सिर्फ और सिर्फ हमारे लीगल ऑब्लिगेशन नहीं आते जो स्टेट बताती है कि ऐसे करो, ऐसे करना चाहिए, ये रूल्स फॉलो करो क्योंकि तुम सिटीजन हो। इसके अंदर कुछ मॉरल ऑब्लिगेशन भी तो आते हैं। मॉरल ऑब्लिगेशन आता है कि आप कंट्रीब्यूट करो नेशन की तरफ, आप पार्टिसिपेट करो लोगों की भलाई में काम करने की तरफ, आप एक शेयर्ड लाइफ रखो अपने कम्युनिटी, अपने नेशन के लिए। कुछ मॉरल वैल्यूज तो होती हैं। तो जो सिटीजन्स हैं उनको बोला जाता है कि आप इनहेरिटर्स हो।
मतलब आप वो पीढ़ी हो जो आगे लेकर जाओगे देश को, आप ट्रस्टीज हो उस कल्चर के, उस देश के नेचुरल रिसोर्सेज के, तो आप ही के बलबूते पे जो देश है वो आगे चलेगा। तो आपका स्ट्रांग होना बहुत जरूरी है। एक अच्छा तरीका इस कॉन्सेप्ट को, पॉलिटिकल कॉन्सेप्ट को समझने का ये है कि आप एक एग्जाम्पल ले सकते हो और इसके जो एक्सेप्टेड डेफिनेशन है सिटीजनशिप की, वो एक्सेप्टेड डेफिनेशन को कुछ लोग जो हैं वो क्वेश्चन कर रहे हैं कि ये जो सिटीजनशिप है ये हमें नहीं दी गई, हमारी नीड्स, हमारी एस्पिरेशंस पे खड़ी नहीं उतरती। तो हम उस चीज को क्वेश्चन करके इसकी और डायमेंशंस पढ़ सकते हैं। चलिए एक बार बात करके देखते हैं फुल और इक्वल मेंबरशिप के बारे में। आपको एक एग्जाम्पल देती हूँ। आपने जरूर ट्रेवल किया होगा क्राउडेड, भरे हुए रेलवे कंपार्टमेंट के अंदर, या हो सकता है आपने बस के अंदर ट्रेवल किया हो। तो पहले जब दो लोग बस के अंदर या किसी क्राउडेड जगह में घुस रहे होते हैं तो वो एक दूसरे से लड़ाई कर रहे होते हैं, ये मेरा ये मेरा। एक बार वो बस के अंदर चढ़ जाते हैं तो वो लोग यूनाइट हो जाते हैं और जो बाहर से अंदर को आ रहा है उसके अगेंस्ट एक दीवार खड़ी कर देते हैं। तो मतलब अब जो दीवार है वो किसकी हो गई? एक साइड पे इनसाइडर्स जो पहले आपस में खुद लड़ रहे थे, और दूसरी साइड पे हो गए आउटसाइडर्स जिनको लगता है कि ये अगर अंदर आ गए हमारे लिए थ्रेट बन जाएंगे, हमारी सीट ले लेंगे। अब देखिए, ऐसा ही जो प्रोसेस है वो टाइम टू टाइम अलग अलग सिटीज में, रीजन्स में और नेशंस में देखने को आया है। अगर हम बात करें जॉब्स की, फैसिलिटीज की, जैसे मेडिकल फैसिलिटी हो गई, एजुकेशन की केयर हो गई, नेचुरल रिसोर्सेज, लैंड, वाटर, ये बहुत लिमिटेड हैं हम लोगों के पास। तो हम यही चाहते हैं कि जो चीजें हैं जो उस एरिया में लोग रह रहे हैं उनको ज्यादा मिले, उनका उसके ऊपर हक है, एज कंपेयर टू जो बाहर से लोग आ रहे हैं उनकी जो मूवमेंट है आउटसाइडर्स की, उसे रिस्ट्रिक्ट कर देना चाहिए। तो यहाँ के लोग, फेलो सिटीजन्स, यही चाहेंगे कि बाहर से कोई नहीं आए। आपने स्लोगन सुना होगा, मुंबई फॉर मुंबईकर्स, मतलब ऐसी फीलिंग्स ये एक्सप्रेस करते हैं कि मुंबई के लोग ही मुंबई का हक रख सकते हैं। ऐसी जो स्ट्रगल है इंडिया में और वर्ल्ड में अलग अलग जगह पे आपको देखने को मिलेगी। अब इससे सवाल ये खड़ा होता है कि आखिरकार फुल और इक्वल मेंबरशिप का मतलब क्या है? क्या इसका मतलब ये है कि जो सिटीजन्स हैं वो इंजॉय करते हैं इक्वल राइट्स, इक्वल अपॉर्चुनिटीज, जिस भी कंट्री में वो जाना चाहे, पढ़ना चाहे, रहना चाहे, काम करना चाहे, उनको इक्वल राइट्स मिलेंगे? क्या इसका मतलब ये है कि जो पुअर हैं या जो रिच हैं उनको कुछ सर्टेन बेसिक राइट्स और फैसिलिटीज मिलनी चाहिए? इस सेक्शन के अंदर हम डिस्कस करेंगे पहले क्वेश्चन के आंसर को, जो कि ये है कि सारे सिटीजन्स जो हैं वो इक्वल राइट्स, इक्वल अपॉर्चुनिटीज इंजॉय कर पाए जहां पर भी वो जाएं, पढ़ने के लिए, लिखने के लिए, काम करने के लिए या रहने के लिए। देखिए, एक जो इम्पोर्टेंट राइट है जो गारंटी किया जाता है सिटीजन्स को, हमारे देश के सिटीजन्स को और इनफैक्ट बहुत सारे अदर लोगों को, वो है फ्रीडम ऑफ मूवमेंट। मतलब आप चाहें तो गुजरात से राजस्थान जा सकते हैं, राजस्थान से तमिलनाडु जा सकते हैं। ये जो फ्रीडम ऑफ मूवमेंट है ये वर्कर्स के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जो लेबर है वो माइग्रेट करती है एक जगह से दूसरी जगह जहां उसको अपॉर्चुनिटी मिलती है काम करने के लिए। कुछ लोग जो है वो इवन देश से बाहर ट्रेवल करते हैं काम करने के लिए। जो मार्केट है वो देखती है और वो चाहती है कि उनके पास स्किल्ड लोग आए, पर इसका मतलब ये नहीं है कि उनको अनस्किल्ड लोगों की जरूरत नहीं है। मार्केट के अंदर स्किल्ड और अनस्किल्ड जो लोग हैं वो डेवलप कर सकते हैं और अलग अलग पार्ट्स में जाके अपना काम कर सकते हैं। जैसे आईटी वर्कर्स ज्यादा आपको बैंगलोर में मिलेंगे, नर्सेस जो है केरला से आपको डिफरेंट कंट्रीज में मिलेंगी जो काम करने जाते हैं। जो अलग अलग इंडस्ट्री है अपनी तरफ अलग अलग तरीके के वर्कर्स को अट्रैक्ट करती है जो डिफरेंट पार्ट्स से आते हैं। वैसे ही अगर हम बात करें इंफ्रास्ट्रक्चरल प्रोजेक्ट्स की, रोड अगर बन रही है तो आसपास के रीजन से वर्कर्स आते ही हैं वहां पर रहने के लिए। आपने अपने स्कूल, अपने घर के आसपास देखा होगा। लेकिन अक्सर ये देखा जाता है कि वहां के जो लोकल लोग हैं वो इस चीज को अपोज करते हैं। उनको ये लगता है कि अगर हमारे एरिया में बाहर से लोग आएंगे तो वो हमारी नौकरियां छीन लेंगे।
पहली फीलिंग तो ये आती है कि वो लोग यहाँ पर इस एरिया को बिलोंग ही नहीं करते। एरिया का मतलब उस स्टेट को, उस रीजन को, उस कंट्री को। तो वो लोग उसके अगेंस्ट एक रेजिस्टेंस खड़ी करते हैं, मतलब वो नहीं चाहते कि बाहर के लोग यहाँ पर आएं, जिसकी वजह से वो ऑर्गेनाइज्ड वायलेंस में भी बदल सकता है कि तुम यहाँ कैसे आ रहे हो। हर देश में ऐसी कुछ मूवमेंट्स आती ही आती हैं कि तुम लोग यहाँ आके हमारी नौकरियां छीन रहे हो, तुम्हें तो हम बताते हैं। अब ये जो चीज है, ये जो बढ़ता जा रहा है केस, हम ये देखते हैं इसकी एक और साइड है कि इंडियन वर्कर्स जब वो बाहर जाते हैं दूसरी कंट्री में, स्किल्ड वर्कर्स, उनको बुरे तरीके से अगर वहां की लोकल पॉपुलेशन ट्रीट करे तो हमारे अंदर जो इमोशंस है वो खड़े हो जाते हैं, अरे ऐसे कैसे, हक है इनको माइग्रेट करने का, ये है। तो एक साइड पे तो आप कह रहे हो कि लोकल रेजिडेंट्स को काम मिले, लेकिन अगर आपके लोग बाहर जाकर दूसरों की नौकरियां ले रहे हैं, आपको बुरे तरीके से ट्रीट कर रहे हैं, तो आपको लगता है कि अरे हमारा हक छीन लिया। मतलब ये कैसी फ्रीडम ऑफ मूवमेंट है जो आपके लिए है, बाकी लोगों के लिए नहीं है जो दूसरे पार्ट से आ रहे हैं। क्लियर, समझ में आया इतना? एक और फैक्टर है जो लोग अक्सर कंसिडर करते हैं, वो है उनका डिफरेंस रिस्पॉन्ड करने का पुअर माइग्रेंट्स को एज कंपेयर टू स्किल्ड माइग्रेंट्स। मतलब ये उनको ये लगता है ये जो गरीब लोग यहाँ पर आ रहे हैं, ये एरिया को खराब कर देंगे, आसपास के एरिया में रहना शुरू कर देंगे, इनको कोई हक नहीं है यहाँ रहने का, यहाँ काम करने का। मतलब स्किल्ड वर्कर्स को फिर वेलकम कर लेंगे, अनस्किल्ड को बोलेंगे ये क्या करने आ रहे हैं यहाँ पर, ये नहीं यहाँ पे चाहिए। तो भाई ये कैसा डिफरेंस हुआ? क्या वो सिटीजन्स नहीं है? क्या उनका हक नहीं है? तो ये जो क्वेश्चन है फुल एंड इक्वल मेंबरशिप को लेके, इसके ऊपर एक बड़ा क्वेश्चन मार्क है। ऐसे काफी सारे जो डिस्प्यूट्स हैं वो आज की डेट में हमारी डेमोक्रेटिक सोसाइटीज में देखने को मिलते हैं, जहां लोग अपोज करते हैं, वायलेंस खड़ी करते हैं, सेग्रीगेट करते हैं लोगों की मूवमेंट को। तो ये जो राइट है ना, राइट टू प्रोटेस्ट करना, ये डेफिनेटली एक्सेप्ट किया गया है, एक फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन का हिस्सा जो गारंटी किया जाता है हम लोगों को कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा। आप प्रोटेस्ट कर सकते हो प्रोवाइडेड आप किसी की लाइफ, किसी की प्रॉपर्टी को हार्म नहीं कर रहे। तो जो सिटीजन्स हैं वो अक्सर प्रोटेस्ट करके इन्फ्लुएंस करना चाहते हैं पब्लिक ओपिनियन को, गवर्नमेंट पॉलिसी को। अगर इन्फ्लुएंसिंग का हो सकते तो एटलीस्ट ट्राई तो कर सकते हैं, मीटिंग्स, डिमॉन्स्ट्रेशंस रख के, मीडिया को यूज करके, पॉलिटिकल पार्टीज को अपील करके, या कोर्ट का दरवाजा खटखटा के प्रोटेस्ट कर सकते हैं। तो जो कोर्ट्स है अक्सर डिसीजन देते हैं अपना कि क्या चीज होनी चाहिए, सरकार को अर्ज करते हैं कि ऐसे नहीं, इसको ऐसे करो, अगर उनको लग रहा है कि कॉन्स्टिट्यूशन में कुछ गड़बड़ हो रही है। तो ये जो प्रोसेस है ये काफी स्लो है और कुछ हद तक यहाँ पर सक्सेस मिल भी पाया है और कुछ हद तक नहीं भी मिल पाया। तो ये जो गाइडिंग प्रिंसिपल है ना कि सबको फुल और इक्वल मेंबरशिप मिलनी चाहिए सिटीजन्स को, इसको दिमाग में रखना चाहिए। हालांकि अभी तक हमारे पास इस प्रॉब्लम का सल्यूशन नहीं आ पाया है। टाइम टू टाइम सोसाइटी में ऐसी बहुत प्रॉब्लम्स आई हैं कि कुछ लोगों को लिमिटेड एक्सेस होता है, लिमिटेड राइट्स होते हैं, पूरी मेंबरशिप नहीं मिल पाती। लेकिन एक बेसिक प्रिंसिपल है डेमोक्रेसी का कि वो अगर ऐसे इश्यूज आते हैं तो उसको सेटल करते हैं, नेगोशिएट करते हैं, डिस्कस करते हैं, इम्पोज नहीं करते, फोर्स नहीं करते। तो ये एक ऑब्लिगेशन है सिटीजनशिप का जो सरकार को पूरा करना है, लेकिन उसके लिए नेगोशिएशन होनी, इट्स ओके। अब बुक में एक केस दिया गया है जिसमें बात की गई है मार्टिन लूथर किंग के बारे में। इंटरेस्टिंग केस स्टडी है। 1950s में ना सिविल राइट्स मूवमेंट जो है वो उभरी थी, इनइक्वालिटीज को देख के जो ब्लैक्स और वाइट्स के साथ की जा रही थी बहुत सारी सदर्न स्टेट्स के अंदर यूएसए के। तो ये जो इनइक्वालिटी है ये सेग्रीगेशन के लॉज लेकर आ रही थी, जहां पर जो ब्लैक्स है उनको डिनाई किए जाते थे उनके बेसिक सिविल या पॉलिटिकल राइट्स। जैसे साउथ अफ्रीका में अपार्थीड हो रहा था, उनके लिए सेपरेट एरियाज बनाए गए थे। जो व्हाइट लोग हैं वो काफी फैसिलिटीज एक्सेस कर सकते थे, ब्लैक लोग नहीं कर सकते थे। तो जो मार्टिन लूथर किंग जूनियर हैं वो एक ब्लैक लीडर थे इस मूवमेंट के,
और इन्होंने बहुत सारे आर्ग्यूमेंट्स दिए कि ये जो सेग्रीगेशन के लॉज है ये खराब है। सबसे पहला रीजन इन्होंने ये दिया, इन टर्म्स ऑफ सेल्फ वर्थ, डिग्निटी। हर इंसान, हर ह्यूमन बीइंग की एक डिग्निटी होती है दुनिया के अंदर, और वो बराबर होनी चाहिए सबकी, इररिस्पेक्टिव कि वो कौन सी रेस से है, उसका क्या कलर है। दूसरा, उन्होंने ये बोला कि ये जो सेग्रीगेशन की पॉलिसी है ना, ये सोशल लेप्रेसी है। जैसे स्किन आपकी वाइट हो जाती है ना, तो वैसे ही ये आपको सिर्फ ऊपर ऊपर घाव नहीं देती, ये आपकी बॉडी के अंदर साइकोलॉजिकली आपको अफेक्ट करती है। ये जो प्रॉब्लम है सेग्रीगेशन की, मतलब डीप रूटेड है। तो ये जो प्रैक्टिस है सेग्रीगेशन की, ये क्वालिटी ऑफ लाइफ को कम कर देती है। ना केवल ब्लैक लोगों की क्वालिटी ऑफ लाइफ अफेक्ट करती है, बट वाइट लोगों की क्वालिटी ऑफ लाइफ भी अफेक्ट होती है। वो कहते हैं, मैं एग्जांपल दे देता हूं, जैसे जो वाइट लोग हैं वो ब्लैक लोगों को नहीं चाहते कि वो कुछ कम्युनिटी पार्क्स में घुसे, इसकी वजह से कोर्ट ने बोल दिया कि बंद कर दो इनको। वैसे ही जो बेसबॉल टीम है वहां पे ब्लैक्स अलाउड नहीं है, जिसकी वजह से जो बेसबॉल टीम है वो ज्यादा काम ही नहीं कर पा रही। अब जो सेग्रीगेशन है वो आर्टिफिशियल बाउंड्री क्रिएट कर रही है लोगों के अंदर, और उनको प्रिवेंट कर रही है, रोक रही है कि वो एक दूसरे के साथ कोऑपरेट ना कर पाए। तो इन्हीं रीजंस की वजह से जो ओवरऑल कंट्री की डेवलपमेंट है, जो कंट्री का बेनिफिट होना चाहिए, वो नहीं हो पा रहा, साथ में नहीं चल रहे हम लोग। इन्हीं रीजन से किंग ने आर्ग्यू किया था कि इन लॉज को खत्म कर दो। उन्होंने बोला था एक पीसफुल नॉन वायलेंट रेजिस्टेंस होना चाहिए इन सेग्रीगेशन लॉज के अगेंस्ट। और उन्होंने अपनी एक स्पीच में बोला था, वी मस्ट नॉट अलाउ आवर क्रिएटिव प्रोटेस्ट टू डीजेनरेट, खराब करना, इनटू फिजिकल वायलेंस। मतलब जो टैलेंट है उसे ठीक तरीके से यूज करो। अब इसी में डिस्कस करते हैं अगला टॉपिक, जो कि है इक्वल राइट्स के बारे में। इसमें हम ये देखेंगे, एक और एस्पेक्ट है ये सिटीजनशिप का, जो ये इशू रेज करता है कि क्या फुल और इक्वल मेंबरशिप का मतलब होता है सारे सिटीजन्स, अमीर हो गरीब हो, उनको सबको गारंटी कर देने चाहिए कुछ बेसिक राइट्स, कुछ मिनिमम स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग जो कि नेशन प्रोवाइड करता है। अब इस इशू को हम डिस्कस करते हैं, और उसके लिए हम एक एग्जांपल लेते हैं। कुछ लोगों को लेते हैं जो कि अर्बन पुअर है, मतलब अर्बन एरिया में जो डेली वेज अर्नर्स हैं, उनके बारे में डिस्कशन करते हैं। तो ये जो गरीब लोग हैं, ये अपनी लाइफ में तो प्रॉब्लम डील करते ही हैं, लेकिन सबसे बड़ी प्रॉब्लम सरकार की है कि वो इनकी प्रॉब्लम से कैसे डील करे। अब बहुत ज्यादा जो पॉपुलेशन है स्लम डुवेलर्स की, या कुछ लोग जो छोटे छोटे हिस्सों में रहते हैं अर्बन एरिया के अंदर, उनकी पॉपुलेशन बहुत ज्यादा है। हालांकि वो कुछ नेसेसरी, कुछ यूजफुल काम करते हैं, लेकिन उनकी जो कमाई है, वेजेस हैं, वो बहुत कम है। और जैसे मैंने आपको बताया था, उनको व्यू किया जाता है एज अनवेलकम्ड विजिटर्स। जो उस टाउन के बाकी लोग हैं वो उनको बोलते हैं कि तुम यहाँ पर क्यों आ गए हो, ब्यूटी खराब कर रहे हो, रह रहे हो। उनको ब्लेम किया जाता है कि तुम हमारे रिसोर्सेज यूज कर रहे हो, क्राइम फैला रहे हो, डिजीजेस फैला रहे हो। ऐसा अक्सर देखने को मिलता है, सुनने को मिलता है। अरे वो तो खुद स्ट्रगल कर रहे हैं। वहां के एरिया, स्लम एरियाज की जो कंडीशन है वो तो शॉकिंग है। लोग जो हैं छोटे छोटे कमरों में फंसे हुए हैं, जहां प्राइवेट टॉयलेट नहीं है, पानी नहीं है, सैनिटेशन नहीं है। जो लाइफ की जो सिक्योरिटी है, प्रॉपर्टी की जो सिक्योरिटी है, वो कहाँ है वहां पर। तो ये जो स्लम में लोग रहते हैं, हालांकि इनकी खुद की लाइफ की, प्रॉपर्टी की सिक्योरिटी नहीं है, लेकिन ये सिग्निफिकेंटली कंट्रीब्यूट करते हैं हमारी इकोनॉमी के अंदर एज लेबरर्स, अपना काम करके। दे कुड बी हॉकर्स, छोटे मोटे ट्रेडर्स हो गए, स्कैवेंजर्स हो गए, घर में जो काम करने आते हैं, डोमेस्टिक वर्कर्स हो गए, प्लम्बर्स हो गए, मैकेनिक हो गए, ऐसे बहुत सारे काम है। उसके अलावा छोटे बिजनेस वाले लोग हो गए, जैसे कैन वीविंग हो गया, टेक्सटाइल, प्रिंटिंग, टेलरिंग, ये सब स्लम एरिया के लोग हैं। तो जो सिटी है वो इनसे लेती बहुत कुछ है, इनकी सर्विसेज, लेकिन बदले में इनको कोई रिसोर्सेज देना ही नहीं चाहती। होता है कि नहीं। तो अवेयरनेस आज की डेट में बहुत ज्यादा ग्रो कर रही है कि इनकी कंडीशन कैसी है। गवर्नमेंट के अंदर ग्रो कर रही है अवेयरनेस, एनजीओ के अंदर, एजेंसीज के अंदर, कि ये जो स्लम ड्वेलर्स हैं उनकी क्या कंडीशन है। इवन वो खुद
अवेयर होते जा रहे हैं चीजों को लेके। जैसे एक नेशनल पॉलिसी निकली थी 2004 के अंदर, जो की थी अर्बन स्ट्रीट वेंडर्स को लेके। इसमें जो हजारों लाखों स्ट्रीट वेंडर्स हैं जो गली गली जाके सामान बेचते हैं, वो किस तरीके से हैरेसमेंट फेस करते हैं पुलिस के हाथों से, टाउन की अथॉरिटी के हाथों से। तो ये जो पॉलिसी निकली थी, ये जो लॉ निकला था, वो ये था कि उनको रिकग्निशन मिलेगी, वो रेगुलेशन में काम करेंगे, अपना प्रोफेशन आगे लेके जा सकते हैं। अगर वो गवर्नमेंट के रूल्स रेगुलेशंस ओबे करते हैं, उनको कोई हरासमेंट नहीं होगी पुलिस की साइड से। ये इसलिए पॉलिसी बनाई गई थी। अब ये जो स्लम ड्वेलर्स हैं, गरीब लोग हैं, ये अवेयर होते जा रहे हैं अपने राइट्स के बारे में और अपने आप को ना ऑर्गेनाइज करते जा रहे हैं, डिमांड्स मांगते जा रहे हैं कि अब हमें पता है हमारे राइट्स के बारे में। इनफैक्ट इन्होंने कई बार जाके कोर्ट का दरवाजा खटखटाया कि हमें हमारे राइट्स के बारे में मालूम है। इवन जो बेसिक पॉलिटिकल राइट सिटीजन्स को मिलता है, आप ये सोचिए, वो उसे एक्सेस ही नहीं कर सकते, वो एक्सरसाइज ही नहीं कर सकते, क्योंकि उनका नाम ही नहीं है वोटर लिस्ट के अंदर। फिक्स्ड एड्रेस ना होने की वजह से उनका नाम ही नहीं है, तो वो वोट कैसे करें। इसके अलावा उन लोगों के अलावा कुछ और लोग हैं जो मार्जिनलाइज्ड हैं हमारी सोसाइटी के अंदर, जैसे ट्राइबल लोग, फॉरेस्ट ड्वेलर्स जो फॉरेस्ट में रहते हैं। ये लोग नेचुरल रिसोर्सेज पे डिपेंड करते हैं अपनी लाइफ व्यतीत करने के लिए, पर अक्सर ये बहुत सारे थ्रेट्स जो हैं वो फेस करते हैं, क्योंकि देखो हमारी पॉपुलेशन बढ़ती जा रही है, हमें लैंड चाहिए रहने के लिए, रिसोर्सेज लेने के लिए। तो इवन जो प्रेशर है कमर्शियल इंटरेस्ट से कि हम यहाँ माइनिंग करें, जिसकी वजह से ये जो फॉरेस्ट या कोस्ट पे जो खतरा है वो डगमगाता रहता है, इनकी लाइफ पे, इनके लाइवलीहुड पे खतरा डगमगाता रहता है। फॉरेस्ट ड्वेलर्स हो गए जो फॉरेस्ट में रहते हैं, ट्राइबल लोग हो गए, और जो टूरिस्ट इंडस्ट्री है डेफिनेटली उसके ऊपर भी खतरा है। तो जो गवर्नमेंट है वो स्ट्रगल कर रही है कि किस तरीके से इन लोगों को प्रोटेक्ट किया जाए, इनके हैबिटेट को प्रोटेक्ट किया जाए, और साथ के साथ जो डेवलपमेंट है उसे खतरे में ना डाला जाए। तो ये तो एक इशू है ना जो अफेक्ट कर रहा है सब सिटीजन्स को, ना केवल ट्राइबल लोगों को। अब हम इंश्योर कर रहे हैं, ट्राई कर रहे हैं कि सबको इक्वल राइट्स, इक्वल अपॉर्चुनिटीज मिलनी चाहिए एज सिटीजन्स। पर आपको नहीं लगता कि ये एक्चुअली में जितना सिंपल मैटर दिखता है वो उतना है नहीं? कुछ लोगों के पास राइट टू वोट नहीं है, डिफरेंट ग्रुप्स जो हैं उनके डिफरेंट नीड्स हैं, डिफरेंट प्रॉब्लम्स हैं। जो राइट्स हैं एक ग्रुप के वो दूसरे ग्रुप के साथ कॉन्फ्लिक्ट करते हैं। इक्वल राइट्स जो हैं सिटीजन्स के, उसका मतलब ये होना चाहिए कि सबके लिए यूनिफॉर्म पॉलिसी बनाई जाए जो सेम तरीके से अप्लाई की जाए डिफरेंट ग्रुप्स के ऊपर, इवन उनकी अगर डिफरेंट वांट्स हैं, डिफरेंट नीड्स हैं। ऐसा नहीं हो सकता ना, सबके लिए बराबर चीज नहीं हो सकती। कुछ लोग डिफरेंटली एबल्ड हैं, कुछ ट्राइबल हैं, वो एक्सेस ही नहीं कर सकते। तो जो पर्पस है पॉलिसीज का वो इतना नहीं है कि बस लोगों पे अप्लाई कर दो सेम तरीके से। इनफैक्ट ये है कि जो लोग हैं उनको इक्वल करना, सबसे पहली चीज, उनकी डिफरेंट नीड्स हैं, उनके डिफरेंट क्लेम्स हैं, उन सबको ध्यान में रखते हुए पॉलिसीज फ्रेम करना, ये बहुत ज्यादा जरूरी है। तो जो चीजें हम अभी तक डिस्कस कर चुके हैं वो सिर्फ इंडिया में क्राइसिस नहीं है, वो वर्ल्ड ओवर जो है प्रॉब्लम चल रही है। अब वर्ल्ड के अंदर रोज चेंजेस आते हैं, कोई ना कोई डेवलपमेंट हो रही होती है, एक देश की इकोनॉमी में चेंजेस आते हैं, तो जो सोसाइटी है वो नए नए इंटरप्रिटेशंस और मीनिंग्स लेकर आती है राइट्स को लेके, राइट्स ऑफ सिटीजनशिप को लेके। तो ये जो फॉर्मल लॉज लिखे गए हैं सिटीजनशिप को लेके, ये एक स्टार्टिंग पॉइंट है कि ये ऐसे होना चाहिए, लेकिन रोज इंटरप्रेट किए जा रहे हैं, अलग अलग डायमेंशंस निकल रही है, अलग अलग तरीके से इवॉल्व हो रहे हैं। हालांकि कुछ आंसर्स मिल गए हैं हमें कुछ प्रॉब्लम्स के, लेकिन कुछ के अभी तक नहीं मिले। तो जो कॉन्सेप्ट है इक्वल सिटीजनशिप का, उसका मतलब ये होगा ना प्रोवाइड करना सबको इक्वल राइट्स, इक्वल प्रोटेक्शन सब सिटीजन को। ये एक गाइडिंग प्रिंसिपल होना चाहिए गवर्नमेंट पॉलिसीज का। अब आप खुद सोच के देखिए, आपको एक एग्जाम्पल देती हूँ। 3 केस स्टडी दी है आपकी बुक के अंदर। सबसे पहला सिटीजनशिप, इक्वालिटी एंड राइट्स को लेके बात करते हैं।
तो सिटीजनशिप सिर्फ एक लीगल कॉन्सेप्ट नहीं है, इसकी जो डेफिनेशन है वो बहुत बड़ी है। इट्स एसोसिएटेड विद इक्वालिटी। सिटीजनशिप एसोसिएटेड है राइट्स के साथ। तो एक वाइडली एक्सेप्टेड जो रिलेशनशिप है वो प्रोवाइड किया था ब्रिटिश सोशियोलॉजिस्ट जिनका नाम था T.H. मार्शल ने। टाइम पीरियड था 1893 से लेके 1981 तक उनका। उन्होंने एक बुक निकाली थी सिटीजनशिप एंड सोशल क्लास 1950 के अंदर, जिसमें मार्शल ने डिफाइन किया था सिटीजनशिप क्या है। एक स्टेटस है जो लोगों को दिया गया है कि वो फुल मेंबर्स हैं एक कम्युनिटी के, और वो लोग जो ये स्टेटस पोजेस करते हैं उन सबको इक्वल ट्रीट किया जाएगा विद रिस्पेक्ट, उन सबको राइट्स दिए जाएंगे, और साथ ही साथ उन सबकी कुछ ड्यूटीज होंगी जो स्टेट या आप कह सकते हैं नेशन उनके ऊपर डालेगा। तो सिटीजनशिप बहुत सारे डायमेंशंस है। सबसे पहले फुल मेंबर्स, आपको रिस्पेक्ट दी जाएगी, इक्वालिटी का ट्रीटमेंट किया जाएगा और ड्यूटीज भी दी जाएगी। तो जो की कॉन्सेप्ट था इनकी डेफिनेशन में सिटीजनशिप की वो था इक्वालिटी। इसके दो मतलब हैं। सबसे पहला मतलब ये है कि जो क्वालिटी है राइट्स की जो दी जाएगी और जो ड्यूटीज दी जाएगी वो इम्प्रूव करेगी टाइम टू टाइम, मतलब उसमें चेंजेस आएंगे ताकि इक्वालिटी का जो एम है वो अचीव किया जा सके। और दूसरा, जो क्वांटिटी है लोगों की जिनके ऊपर ये डाली जाते हैं राइट्स या ड्यूटीज, वो भी नंबर में ग्रो करेंगे, मतलब ज्यादा से ज्यादा लोग इस फोल्ड में लेके आए जाएंगे। सिविल राइट्स जो हैं वो प्रोटेक्ट करते हैं एक इंडिविजुअल, एक इंसान की लाइफ को, फ्रीडम को, लिबर्टी को और प्रॉपर्टी को। पॉलिटिकल राइट्स उसको पावर देते हैं कि वो पार्टिसिपेट कर सके गवर्नेंस के प्रोसेस में। सोशल राइट्स जो हैं वो एक इंडिविजुअल को हेल्प करते हैं एजुकेशन और एम्प्लॉयमेंट एक्सेस करने के लिए। तो ये सब राइट्स जो हैं ये बहुत जरूरी होते हैं एक सिटीजन को एक पीसफुल लाइफ, डिग्निफाइड लाइफ जीने के लिए। तो मार्शल ने ये बोला था कि जो सोशल क्लास है वो सिस्टम ऑफ इनइक्वालिटी है। सिटीजनशिप इंश्योर करेगा कि इक्वालिटी लेकर आई जाए, उन सब डाइवर्स इफेक्ट्स को काट के जो सोशल हायरार्की की वजह से होते हैं, और ये फैसिलिटेट करता है कि एक बेटर इंटीग्रेटेड और एक हार्मोनियस कम्युनिटी एग्जिस्ट करे जिसमें सबके पास राइट्स हो। दूसरा सब टॉपिक बहुत इंटरेस्टिंग है जो सिटीजनशिप, इक्वालिटी और राइट्स से रिलेटेड है। सुप्रीम कोर्ट ने अपना एक इंपॉर्टेंट डिसीजन दिया था रिगार्डिंग जो राइट्स हैं स्लम ड्वेलर्स बॉम्बे के, क्योंकि एक PIL पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन जो है वो फाइल की गई थी एक सोशल एक्टिविस्ट के द्वारा जिनका नाम था ओल्गा टेलिस। तो ये फाइल की गई थी अगेंस्ट बॉम्बे म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन 1985। उन्होंने फाइल किया था अगेंस्ट म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन। जो पिटिशन है जो आगे रखा गया था कोर्ट ऑफ लॉ में, वो ये क्लेम था कि जो राइट टू लाइफ है कि लोग जो हैं सड़कों में, पेवमेंट्स पे सो रहे हैं, उनके पास कोई और जगह ही नहीं है जाने की, सोने की, अकोमोडेशन ही नहीं अवेलेबल। जहां पे वो काम करते हैं उसके आसपास वो कहीं पे एक्सेस नहीं कर सकते जगह, पैसे नहीं है, तो इसीलिए वो सड़कों पे सो जाते हैं। म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ने बोला था कि इनको यहाँ से हटाओ, तो इसीलिए इनको जबरदस्ती यहाँ से नहीं हटाया जा सकता, क्योंकि अगर इनको हटाया गया तो ये अपनी लाइवलीहुड, काम को लूज कर देंगे। तो इसमें सुप्रीम कोर्ट ने इंटरप्रेट किया था कि जो आर्टिकल 21 है कॉन्स्टिट्यूशन का, जो डील करता है, गारंटी देता है राइट टू लाइफ, उसके अंदर इंक्लूडेड है राइट टू लाइवलीहुड। इसीलिए जो पेवमेंट्स होते हैं, जो सड़कों के आसपास जो एरिया बने होती है थोड़ी ढलान सी, वहां से लोगों को इविक्ट, बाहर नहीं निकाला जाएगा, नहीं फेंका जाएगा जब तक तुम इन्हें एक अलग जगह नहीं दे देते रहने के लिए अंडर राइट टू शेल्टर। उनका हक है वहां पर रहना। वैसे ही एक और चीज केस स्टडी दिया हुआ है जहां पर जो ऑफिशियल फिगर्स है जो पब्लिश किए गए थे लैंड डिस्ट्रीब्यूशन को लेके जिम्बाब्वे के अंदर, वो ये बताते हैं कि कुछ 4,400 फैमिलीज जो है, वाइट फैमिलीज जो है, वो ओन करती हैं 32% एग्रीकल्चरल लैंड जो कि 10 मिलियन हेक्टेयर्स है। और उसी देश में 1 मिलियन ब्लैक पीजेंट्स, फार्मर्स की फैमिली रहती है जिनके पास सिर्फ
16 मिलियन हेक्टेयर्स यानी कि 38% ऑफ द लैंड है। अब जो वाइट लोग हैं उन्होंने लैंड आके सबसे पहले फर्टाइल लैंड ले लिया, इरिगेटेड लैंड ले लिया, और जो ब्लैक लोग हैं उनके पास लेस फर्टाइल अनइरिगेटेड लैंड आ गया। अब अगर हम हिस्ट्री में पीछे जाएं तो ये जो लैंड ओनरशिप है ये काफी सेंचुरीज पहले स्टार्ट हो गई थी। वाइट लोग जब रूल करने आए उन्होंने फर्टाइल लैंड ले लिया नेटिव लोगों से, वहां के लोगों से। वाइट लोगों ने एक्वायर कर लिया जिम्बाब्वे को, जेनरेशन तक खरीद लिया, एक तरीके से सौदा कर लिया, और अब वो बोलते हैं कि हम तो यहाँ रहते थे, हम खुद जिम्बाब्वेन्स हैं, मतलब जिम्बाब्वे के लोग हैं। तो जो टोटल पॉपुलेशन है वाइट्स की वो सिर्फ 0.06% है। 1997 के अंदर जो प्रेसिडेंट थे जिम्बाब्वे के मुगैम्बो, उन्होंने अनाउंस किया प्लान कि वो ले लेंगे 1500 फार्म्स जो इलीगली लोगों ने लिए हुए हैं। क्या इसका मतलब ये है कि वो सपोर्ट कर रहे थे या अपोज कर रहे थे वाइट्स या ब्लैक की सिटीजनशिप? आपको क्या लगता है इसके बारे में? तो ये थी आज की क्लास। अब हम नेक्स्ट क्लास के अंदर नेक्स्ट टॉपिक करेंगे। जाने से पहले मैं आपको बता देती हूँ एक और लॉ आया था, प्रोटेक्शन ऑफ लाइवलीहुड एंड रेगुलेशन ऑफ स्ट्रीट वेंडिंग एक्ट 2014। आप उसे चेक कर सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज मेक श्योर यू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। हम पार्ट 2 में आगे का हिस्सा कवर करेंगे। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।